सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज हम लोग का रहेगा लेक्चर नंबर 8 ऑफ पॉलिटी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं सिर्फ 2 चैप्टर्स अगर आपको बोलूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरे पॉलिटी में, एक तो होगा आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और उसके बाद होगा पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और पार्लियामेंट को अगर मैं आपस में कंपेयर करूँ तो फंडामेंटल राइट को थोड़ा समझना आसान होता है। ठीक है, और ये है कि पार्लियामेंट जितना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, समझना भी आसान होता है। पार्लियामेंट जितना बड़ा भी नहीं होता और क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं फंडामेंटल राइट से भी। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट वाला तो अक्सर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बट पार्लियामेंट वाला मिस हो जाता है। बट अब नहीं मिस होगा, है ना। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। और आपको पता है कि IB ACIO की जो है डेट्स आ चुके हैं, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, सरप्राइजिंग है काफ़ी, है ना। और काफ़ी लोग कमेंट में लिख रहे हैं IB ने तुरंत एग्जाम करवा के अपनी औकात दिखा दी। वो तो आपकी औकात टेस्ट कर रहा है, अपनी औकात तो दिखाई दी, आपकी औकात भी टेस्ट कर रहा है। तो इसलिए अब तैयार हो जाना है। और जीके का जो वन शॉट लेक्चर है, जिस तरह हम लोगों ने मेंस से पहले वन शॉट लेक्चर्स किए थे जीके, और उसी तरह जो जीके का वन शॉट लेक्चर है वो हम लोग करने वाले हैं इसी सैटरडे को 4 PM को, जहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और उनमें से ज़्यादातर जो होंगे वो PYQs ही होंगे, जिनके थ्रू वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, बिकॉज उससे बेटर चीज़ और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन हम उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में हम लोग जो PYQ सीरीज़ है उसको करते हैं, उसी फॉर्मेट में करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग उसको बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, जिससे कि आपके पूरे जीके का रिवीजन हो जाएगा सैटरडे को। ऑलराइट। हेलो सभी को, प्रणाम। सुरभि, रेमन, कृतिका, रजनी, रेमन, अनुपम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। आज गर्मी बहुत है। अच्छा, बाकी लेक्चर कहाँ है? ऐप में है बाकी लेक्चर। एडमिट कार्ड आ गया है, तो स्टार्ट करें फिर। गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैसे पार्ट 2। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सॉरी, चैप्टर 2 किसका? पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ये देखा था कि जो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भाग 5 है संविधान का, वो किसकी बात करता है? वो यूनियन की बात करता है, यानी कि केंद्र की बात करता है, फिर संघ की बात करता है। इस पार्ट 5 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमने देखे थे? इसमें टोटल 5 चैप्टर्स यानी 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर्स की अगर बात करें तो हमने पहला चैप्टर देख लिया है, और जो फर्स्ट चैप्टर वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक था। 78 तक हम लोगों ने देख लिया था। दैट इज, जल्दी से बताइए 78 जो आर्टिकल है वो क्या बोल रहा था, किसकी ड्यूटीज निर्धारित कर रहा था वो। फिर आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर 2 ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें कि हम क्या देखने वाले हैं, जहाँ पे कि हम लोग आर्टिकल नंबर 79 से स्टार्ट करने वाले हैं। और कहाँ तक जाने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 122 तक। बट एक्चुअल में हम आज 122 तक नहीं जा पाएंगे। आर्टिकल नंबर 79 से लेकर हम लोग को 100 तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, है ना, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत। इसके डिजाइनर बताइए, इसके डिजाइनर कौन थे हमारे, जिनका नाम B से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 79। बहुत ही ध्यान से अपना पूरा फोकस, ठीक है, डीप ब्रीथ लेना ले लो, लेकिन एकदम फोकस्ड रहना पूरे लेक्चर के दौरान। नहीं तो फिर अगर कोई चीज़ छूटी, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेक्चर में, लेकिन अगर इस लेक्चर की शुरुआत में फिर बीच में अगर आपका होल्ड छूटा तो आपको फिर जो आगे की चीज़ें वो समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान से एकदम केंद्रित होकर, ठीक है, मेरा काम है समझाने का, वो मैं अपनी 100% ड्यूटी करूंगा, लेकिन आपका काम है समझने का, वो भी आप 100% तरीके से करिएगा। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यानी संसद, इसको हिंदी में बोलते हैं, गठन के बारे में दिया हुआ है। यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 79 में इसके कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है कि इसमें पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 3 लोग आते हैं। तो फिर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसको हम एक पिरामिड के थ्रू समझेंगे। उस पिरामिड के सबसे बॉटम में होगा LS, उसके मिडिल में होगा RS एंड उसके टॉप पे होगा प्रेसिडेंट। LS की अगर बात करें तो LS का मतलब होता है लोकसभा, RS का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है, RS का मतलब होता है राज्यसभा, और प्रेसिडेंट हमारा टॉप पे बैठता है। ये मैंने जानबूझ के पिरामिड बनाया है ये दिखाने के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि जो लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन राज्यसभा को। जो LS यानी लोकसभा है इसको हम फर्स्ट चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर के नाम से। और जो राज्यसभा इसको सेकंड चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। अगेन इस पिरामिड से आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट फ्लोर नीचे होता है, फिर सेकंड फ्लोर, ऑब्वियस बात है, फर्स्ट फ्लोर देन इसके ऊपर सेकंड फ्लोर, इस तरह से आप चैम्बर को याद कर सकते हैं। LS को हम जानते हैं हाउस ऑफ पीपल के नाम से, लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम हाउस ऑफ, या फिर इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, वैसे तो अभी आपको आगे समझ में आएगा, बहुत ही ब्रीफली अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये है कि लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जो पीपल के द्वारा, इंडियन सिटीजंस के द्वारा जो डायरेक्टली जो वोट देते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। बट काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें लोग डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली चुन के यहाँ पे नहीं भेजते हैं, इसलिए इसको हम पीपल, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं वो चुन के भेजते हैं। अभी हम पूरा इलेक्शन देखेंगे कैसे क्या होता है। अब बात आती है भाई प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट टॉप पे बैठ के क्या कर रहा है? तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिख लेंगे, एंड वैसे तो जो लोग हैं बैच में उनको नोट्स मिलेंगे कि इसलिए प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज यहाँ पे उस चीज को मैं लिख देता हूँ कि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि एक अभिन्न हिस्सा है, एक तरह से अभिन्न, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्लियामेंट का। इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब यह है पार्लियामेंट का बहुत अभिन्न हिस्सा है। क्यों? रीजन क्या उसके पीछे? रीजन ये है कि नो बिल, ध्यान से सुनना, नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो एक्ट नहीं बन सकता है, कानून नहीं बन सकता बिना राष्ट्रपति के सहमति के। इसलिए क्योंकि कोई भी बिल, अगर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं तो उसको लोकसभा से भी पारित होना पड़ेगा, उसको राज्यसभा से भी पारित होना होगा, उसको प्रेसिडेंट की एसेंट भी, मंजूरी भी लेनी होगी, तभी वो बिल एक्ट बन सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता है, मेंबर नहीं होता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट पार्लियामेंट का होता है।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट देख लिया कि इसके कंपोनेंट कौन कौन है। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आर्टिकल नंबर 80 हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो बेसिक चीजें जो जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिंदी नेम्स हैं, ध्यान रखना, हमारे संविधान में लोकसभा और राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है। हमारे लोकसभा में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। तो ये जो हिंदी नेम्स हैं, हिंदी नेम्स वर अडॉप्टेड ऑन, ये अपनाए गए थे 1954 में, 1954 में, क्योंकि पहले नाम होता था हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को बोलते थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे राज्यसभा को। लेकिन उसके बाद 1954 में इनके हमने क्या अपना लिए, हिंदी नाम। और वहीं पे लोकसभा की आपसे पूछ लेता है कि पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट सिटिंग, लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई, एंड उसी तरह राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई। ठीक है, तो लोकसभा की सबसे पहली जो सिटिंग हुई थी वो 17 अप्रैल को हुई थी 1952 में, 1952 में, बिकॉज हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, बिकॉज हमें पता होनी चाहिए, मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में भी, कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं आम चुनाव, जो 2024 में होने वाले हैं। और वो किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। जरा बताइए, जो 2024 में इलेक्शंस होंगे वो कौन सी नंबर की लोकसभा के लिए होंगे? और इसकी राज्यसभा की अगर बात करें तो 13 मई 1952 को पहली सिटिंग हुई थी। और जो अगले वाले 2024 में इलेक्शंस होंगे वो 18th लोकसभा के लिए होंगे, 17th अभी चल रही है ऑनगोइंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 80 यानी अनुच्छेद नंबर 80। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले तो हमने पार्लियामेंट को सेटअप कर लिया, फिर हमने पढ़ा पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको जो सबसे टॉप वाला कंपोनेंट होता है प्रेसिडेंट, उसके बारे में पहले ही आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के बीच में सारी चीजें हमने पहले के लेक्चर्स में देख ली हैं। अब जब मैं काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल जो वर्डिंग्स है वो लिखी हुई है, यानी कि राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा की। ये बार बार आपको बताना ना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। क्लियर? अब कॉम्पोजिशन का मतलब है जैसे कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या गठन इसका होता है। तो इसमें टोटल 250 मेंबर हो सकते हैं, है नहीं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, जिसमें कि 238 इलेक्ट होके आएंगे। ऊपर लिख देता हूं, 238 यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे, चुने जाएंगे, इलेक्शंस होंगे। और जो 12 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि नामित होंगे। क्लियर? ये नॉमिनेटेड होंगे। अब ये जो नॉमिनेटेड होंगे, नामित होंगे, नामित का मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मैंने पहले बताया था कि इलेक्शन नॉमिनेशन का मतलब ढंग से समझ लो, बिकॉज आगे भी आने वाला है। तो नॉमिनेशन का मतलब कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि भाई चलो भाई इनके लिए वोट डाल देना, हमने बोला जाओ वहां जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे राज्यसभा केस में प्रेसिडेंट बोलता है जाओ बैठ जाओ जाके, कितने लोगों को? 12 लोगों को ये प्रेसिडेंट बोलता है। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि कौन बोलता है प्रेसिडेंट, बेसिक सा क्वेश्चन। थोड़ा एक स्टेप अहेड अगर एडवांस क्वेश्चन बना तो वही पूछेगा कि इनमें से कौन सी फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करता है या फिर करता है। यूजुअली ये बनेगा नहीं करता है, क्योंकि टोटल कितनी फील्ड होती है? 4। लिसास करके हम उसको याद रखेंगे। लिसास क्या है? ट्रिक है याद, सॉरी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, तो एलआई से हो जाएगा लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, आर्ट यानी कि कला, और एस से सोशल सर्विस, समाज सेवा। ठीक है, तो ये टोटल 4 फील्ड होती हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पर्सन को इन दी राज्यसभा। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, जैसे पीटी उषा जी हैं, ठीक है, पीटी उषा हो गई, या फिर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देखो, चाहे आपके सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, तो इन सब को सोशल सर्विस कैटेगरी में ही नॉमिनेट किया जाता है। क्योंकि लिटरेचर तो है नहीं, साहित्य तो उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, चाहे पीटी उषा हो, सचिन तेंदुलकर, साइंस से तो है नहीं, आर्ट से भी नहीं, जैसे कि मान लो सनी देओल को तो मान सकते हैं कि ठीक है आर्ट से होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर फिर पीटी उषा का ये माना जाता है कि उन्होंने देश का नाम रोशन करके सोशल सर्विस करी है, तो उस फील्ड में इनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेशन की प्रणाली इसलिए रखी गई, इसलिए यहाँ पे ये विंडो एक हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट विंडो, बैक विंडो ओपन किया गया, सो दैट अगर कोई इलेक्शन के मेथड से पार्लियामेंट में, देखिए लोकसभा में तो आपने जाना है तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, वैसे सचिन तेंदुलकर को भले आप जितना प्रेस करते हो, लेकिन पार्लियामेंट के बेसिस पे तो इनको बिल्कुल प्रेस नहीं किया जा सकता है कि मतलब इतने अच्छे लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं हमारे, उनको अगर पार्लियामेंट भेजना, जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा है, वो तो नहीं बने, लेकिन जैसे उनको भेजना है तो वो क्या आपको लगता है चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे वो, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी डिमांड्स ही नहीं है ना, हमारी डिमांड जो है वो हमारे नेता देते हैं और वही जीतते हैं चुनाव, ठीक है, अतीक अहमद जैसे, तो वो नहीं जीतेंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने अगर बात करें, अगर उनको नॉमिनेट करना है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि जो अच्छे माइंड्स हैं वो वहाँ पे बैठ सकें। और मैंने सचिन तेंदुलकर को क्यों बोला, वो जाने लायक नहीं है, वो एक सीट उन्होंने वेस्ट कर दी, वो हो गया ये कौन हो गया, ये देवल करके, कौन इसका जो अभी वो ग्लास रख के सिर पे नाच रहा था, उसका भाई है, वो बोलता है 2.5 किलो का हाथ, सनी देवल, ठीक है, वो हो गया। ये सब एक नंबर के, मतलब इनके लिए जितना डेरोगेटरी वर्ड यूज किया जा सकता है वो है पार्लियामेंट के बेसिस पे। बाकी उन्होंने अपनी फील्ड में जो किया सो किया, और उन्होंने एक तरह से पर्सनली भी किया, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हर जगह इनको प्रेस किया, क्योंकि इन्होंने मतलब इनके अगर आप एब्सेंट चेक करेंगे एक्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, शायद ही कभी ये पार्लियामेंट में गए हैं। पार्लियामेंट में कोई क्यों भेजा जाता है, चाहे कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, कि भाई वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन करेंगे, आप क्रिटिसाइज करेंगे या फिर कुछ भी आप करेंगे, जरूरी नहीं कि क्रिटिसाइज ही करें गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ तो आप वहाँ पे वैलिडेशन करें, कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने मुफ्त की रोटी तोड़ी, मुफ्त की सैलरी उठाई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तमगा लिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे जो 238 सीट है इनका भी फर्दर डिवीजन होता है, 2, 2, 9 एंड 19। ये किस बेसिस पे डिवीजन है? 2, 2, 9 यहाँ पे सीट्स होती हैं स्टेट से, सारी राज्यों से, जो हमारे 28 राज्य हैं भारत के, वहाँ से चुन के लोग आएंगे, और ये जो 19 हैं ये यूटी से, यानी कि जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, ये उसी तरह से होता है जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखे थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि हमने प्रेसिडेंट और उसमें भी देखा था वाइस प्रेसिडेंट में। अब ये लोग कहाँ से चुन के आते हैं, कौन इनको चुन के भेजता है? तो जो स्टेट की, राज्य की, जो हर राज्य की जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल नंबर 123 का कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पे, मतलब जो स्टेट का लेजिस्लेचर वो पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाने के बाद तुरंत गवर्नर पढ़ाया ना, सो दैट आप रिलेट कर सकें।
है ना। और अब मैंने आपको पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म करवा दिया। उसी तरह पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं वैसे कल स्टेट लेजिस्लेचर भी पूरा 2 मिनट का खेल है, वो सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये लोग जो यहाँ पे बैठते हैं, जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, इनको हम चुन के भेज रहे हैं, तो ये लोग फर्दर जो है इनको चुन के भेजते हैं। अब क्योंकि हमारी सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश, ओनली 2 यूटीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए ओनली 2 यूटीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। सिर्फ 2 ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिल रखा है, यानी कि जहां से लोग गए हैं, जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने चुन के भेजा राज्यसभा में। क्योंकि बाकियों की पॉपुलेशन अगर पूछ ले कि व्हाई अदर यूटीज डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा या फिर इन दी पार्लियामेंट, आंसर वुड बी बिकॉज पार्लियामेंट तो बोलना गलत रहेगा, बिकॉज लोकसभा में इनका है, वो हम भी देखेंगे कैसे, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। क्योंकि इसका आंसर यही होगा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, यही आंसर होगा, बिकॉज दे हैव लो पॉपुलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे जो बैठ रहे हैं राज्यसभा में, उनको हम नहीं डायरेक्टली चुन रहे हैं, जो हमने चुने वो चुन के भेज रहे हैं, तो इसीलिए राज्यसभा को कभी कभी हम सिनोनिमसली हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल देते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब एक तरह से बड़े लोग, और ये 2 सेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे क्लासिफिकेशन नहीं है कि भाई क्यों बोलते हैं, लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा में अगर आपको चुनना है, मतलब अगर आप मेंबर बनना है, तो मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए। ये भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ इन सेंस, अभी आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन में फिर से आएगी वो, तो भी मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों इनको मतलब हाउस ऑफ एल्डर बोला जाता है लोकसभा में, क्योंकि मिनिमम 25 साल की उम्र होती है, इसलिए इसको राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सिर्फ 2 यूटीज का पार्टिसिपेशन है, सारे राज्य से लेजिस्लेटिव असेंबली से हैं, लेकिन सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां से रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। और मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये यूटी बन चुका है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई है, स्टेट तो रहा नहीं है, तो ये भी इसको भी अब यहाँ से भी राज्यसभा में चुन के लोग आएंगे। लेकिन यहाँ की भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी नहीं, क्योंकि अभी आम चुनाव हुए नहीं है, और ये चुनाव कब होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी साल मई में होंगे। सितंबर से तो पहले हो जाएंगे, लेकिन मई में मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं, और तब उसके बाद जो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आएगा राज्यसभा में भी। अब आते हैं अगले आर्टिकल में, तो एकदम क्रोनोलॉजी बिठाते रहिए। पार्लियामेंट, राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट पूरा पिरामिड है, उसका हमने पिरामिड देखा, पिरामिड में क्या क्या होता है। देन हमने क्या शुरू किया, हमने राज्यसभा पढ़ा, देन अब हम लोकसभा पे आएंगे, सिंपल। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। और एक चीज कि 250 तो मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे, एट प्रेजेंट मौजूदा समय में 245 हैं, 245 लोग हैं, 245 सीट्स हैं, ठीक है, 245 मेंबर्स। ये 5 वेकेंट क्यों हैं सीट्स, सो दैट जैसे कि पीओके वाला हिस्सा है, जैसे कि अभी ये जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, पीओके वाला एरिया है, एक्साइचिन वाला एरिया जो ऑक्यूपाइड है, फिर कल को कोई फर्दर टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में मिलाते हैं उसको, तो फिर वहाँ के लोगों को भी तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा राज्यसभा में, तो इसलिए हमने वो जो सीट है वो खाली छोड़ रखी है। क्लियर है। अच्छा बताइए, अगर हमें फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मर्ज करना है तो हम किस आर्टिकल का यूज करके कर सकते हैं। अब हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की बात करते हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अभी 550 में ये डिवीजन होगा 530 एंड 20 के बेसिस पे। इसको अब ठीक है, इसमें अब आप एनालॉजी मत लगा दीजिएगा राज्यसभा वाली कि 530 इलेक्टेड होंगे और 20 नॉमिनेट होंगे। लोकसभा में दैट इज हाउस ऑफ पीपल में नो नॉमिनेटेड मेंबर, कोई नामित सदस्य नहीं होता है। पहले हुआ करता था नॉमिनेटेड मेंबर, फिर 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 104 नंबर का अमेंडमेंट। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने नॉमिनेशन 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट इन दी लोकसभा, आंग्ल भारतीय समुदाय से जो 2 लोग होते थे, ये सिस्टम को खत्म कर दिया। और ऐसे ही सिमिलरली राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, वो भी प्रथा खत्म हो चुकी है इस अमेंडमेंट से। तो ये जो 530 और 20 का डिवीजन है फिर किस बेसिस पे है, तो 530 यहाँ पे है सभी राज्यों से, स्टेट से, और 20 हैं आपके यूटीज से, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज से हैं ये, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों से। बात अगर करें हम लोकसभा में, तो लोकसभा में चलता है क्या, लोकसभा में चलता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि हमने राज्यसभा में ये अगर मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी कि सरल प्रणाली जो होती है सबसे, उससे इसका चुनाव होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो इंडिया में बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो पोस्ट है, ठीक है, झंडा लगा रखा है, यहाँ पे काफी कंटेस्टेंट है। आपने देखा होगा चुनाव जब होते हैं तो 3-4 लोग, कोई बीजेपी से, कांग्रेस से, आपसे, निर्दलीय, इस तरह से खड़े होते हैं, है ना। और अगर मान लो ये तीनों यहाँ पे आ गए, ठीक है, मान लो कि टोटल 100 वोट पड़े मान लेते हैं, ठीक है, 100 वोट पड़े। अब 100 वोट में अगर मैं मान लेता हूँ ये जो बंदा है इसको 20 वोट मिल गया, बचे कितने, 80 बचे ना। मान लेते हैं इसको मिल गए 39, ठीक, 39, और इसको मिल गया 41, दो ही वोट कम है। छोड़ो, मतलब तुम एग्जांपल दे रहा हूं, अगर लाख वोट भी पड़ता है, जो कि पड़ता है एक्चुअली में, लाख वोट पड़ता है, अगर 1 लाख वोट पड़ा, ठीक है, और मान लेते हैं इसको मिले हैं 50,000, ये एकदम रेस से बाहर हो गया, इसको सबसे कम मिले, इसको 50,000, ठीक है, मिले हैं, और इसको मान लेते हैं कि 49,000 इस तरह से कुछ मिले हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इससे बस 1 ही वोट कम मिला है। तो इस केस में जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे इसको 41 वोट मिला, इसको 39 वोट मिला, सिर्फ 2 ही वोट कम है। इस केस में चाहे भले 2 वोट कम हो, चाहे 1 वोट कम हो, जिसका भी ज्यादा होगा वही विनर होगा। ऐसे नहीं कि भाई क्या 1 ही वोट तो कमाया है, इसको भी बिठा लो बगल में, इससे भी थोड़ा सा पूछ लिया करना, कुछ नहीं। हेयर इन दिस सिस्टम विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल। चाहे भले आप लाखों वोट पड़े हो, 1 वोट से आ रहे हैं, लेकिन हारे हैं आप। जैसे कि हमारे किसमें एग्जाम में होता है, चाहे भले कट ऑफ पॉइंट 1 मार्क्स से वो आपकी रही हो, लेकिन आप फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। किसी को कोई डाउट? क्या ना नॉमिनेटेड मेंबर बी मिनिस्टर, कल बता दिए थे हम आपको कि बिल्कुल बन सकता है, नामित सदस्य बिल्कुल मिनिस्टर हो सकता है। अभी कल मैंने एग्जांपल नहीं दिया था जयशंकर जी का आपको कि वो नॉमिनेटेड एक तरह से, सॉरी नॉमिनेटेड तो नहीं, उनको उसी नेट रूट से ही लेके आए थे नॉमिनेशन के थ्रू ही, लेकिन हाँ यहाँ तक कि मिनिस्टर छोड़ो, मिनिस्टर तो छोड़ो तुम, प्राइम मिनिस्टर भी जो एक मिनिस्टर ही होता है वो भी बन सकता है। मनमोहन सिंह का कल एग्जाम्पल आपको बताया थे हम। एलविश भाई, क्या भाई एलविश भाई है, क्या लगा रखा है यहाँ पे, डाउट पूछने को बोला, एलविश भाई लगा रखा है यहाँ पे। नोप,
फिर नहीं नहीं वो नहीं होता सर, चलो ये बता देते हैं वो भी, ठीक है। सबसे अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बात करें तो वो उसका है यूपी का, लोकसभा से भी और यहाँ से भी, राज्यसभा से भी, ठीक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। क्या चीज़, लोकसभा से सबसे ज़्यादा यूपी का ये 80 सीट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी यूपी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, इसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन। चलो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टेट्स का जो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। यूएस में क्या होता है, अपर हाउस जो होता है वो सेनेट वाला हाउस होता है, ठीक है, सेनेट वाला होता है, मतलब उसको सेनेट हाउस ऑफ सेनेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सभी राज्यों से, वहाँ पे 25 टोटल राज्य, हर राज्य से 2-2 सीट निकल के आती है। बट यहाँ पे हमारे इंडिया में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसको ज़्यादा सीट मिल रखी है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी को टोटल 31 सीट्स है राज्यसभा में, ये है राज्यसभा में, ठीक है, हाईएस्ट। और यूपी ही हाईएस्ट है लोकसभा में भी, जहाँ पे 80 सीट है टोटल, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, ओके ठीक 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 ठीक, तो यहाँ पे 219 कर लेना, गलती से शायद मैंने लिख दिया था, है ना। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 82। ये बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ये क्या है, तो अभी मैंने जिस तरह आपको बोला कि भाई जो यूपी है उसका सबसे ज़्यादा है, क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, जनसंख्या के बेसिस पे होता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। तो फिर बात ये आई कि जो हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स थे जो ये बोल रहे थे, ठीक है, बिकॉज हमें पता है साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। सिंपल सा रीजन, बिकॉज यहाँ पे लिटरेसी रेट भी अच्छे हैं, ठीक है, डेवलप्ड थोड़े से स्टेट्स हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया के स्टेट। तो यूजुअली यही होता है, जहाँ पे लिटरेसी कम होती है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो भाई साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना था, एक तो हम पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें एक तरह से क्या दे रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे, ऊपर से ये लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इनको फेवर कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बढ़ रही है और सबसे पॉपुलर स्टेट है, अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो आप ये ऐसा एक तरह से हमें डिसफेवर कर रहे हैं बजाय कि फेवर करने के। तो फिर इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जो रीएडजस्टमेंट होता है आफ्टर ईच सेंसस, ये क्या होता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, कि भाई पहली बात तो जितने भी हमारे स्टेट हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं, इनको इस हिसाब से बांटा जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से सेम रिप्रेजेंटेशन निकल के आए। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यूपी की जनसंख्या रफली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 19 लाख समथिंग है, 20 लाख बोलो करोड़, तो 20 करोड़ समथिंग मान लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल सीट निकल के आती हैं 80, ठीक। तो अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 10 करोड़, तो वहाँ से सीट कितनी निकल के आएंगी, हमने क्या किया, हाफ कर दिया, तो सीट भी हाफ निकल। मान लो कि मान लो सिक्किम में, वहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो वहाँ से कितनी सीट निकल के आएंगी, 4 सीट निकल के आएंगे सिर्फ। इस तरह से इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन की जाएगी, यानी सभी स्टेट का एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑन दी पॉपुलेशन के बेसिस, पहली चीज। दूसरी चीज, इंट्रा स्टेट पैरिटी को भी मेंटेन किया जाता है, जो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक स्टेट है, ठीक है, ये कोई एक स्टेट है, इस स्टेट में क्योंकि हमें पता है हर राज्य में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई कानपुर नगर, कानपुर देहात अगर कानपुर में आप रहते होंगे, या फिर अगर दिल्ली में रहते होंगे तो चांदनी चौक हो गई, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक बंदा खड़ा होता है, हर पार्टी से ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एक बंदा खड़ा होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है सो दैट दे रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैंने इस तरह से डिवीजन किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, सो दैट इंट्रा स्टेट पैरिटी दैट इज विद इन द स्टेट मेंटेन हो, कि सेम नंबर ऑफ पीपल को सेम एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब ये जो बांटने का काम है, ये जो इंटर स्टेट पैरिटी और इंट्रा स्टेट पैरिटी मेंटेन करने का काम है, ये कौन करता है, इंट्रा स्टेट पैरिटी, ये करता है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। डीलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसका गठन यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन, इसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग जो है, इसका गठन ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हर सेंसस के बाद, क्योंकि हमें नया पॉपुलेशन का फिगर मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आज पॉपुलेशन है, मान लेता हूं मैं यूपी की, ठीक है, और यूपी की मान लेते हैं 2011 में 20 करोड़ थी ना जनसंख्या, तो आपको लगता है 2012 में सेम थी, या फिर आज चलो 2012 छोड़ो, आज 2024 में बैठे हुए सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अभी भी पहले के बेसिस पे ही क्या हो रहा है, वो एक तरह से डिलिमिटेशन हो रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, और पॉपुलेशन चेंज हमें पता चलता है हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद आपको एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना है। इसको अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और वो उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि हमें हर सेंसस के बाद ये पता चलेगा कि पॉपुलेशन तो बदल गई है। अब क्योंकि ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन किसकी अभी फिर से ज्यादा बड़ी होगी, यूपी की केरल की, अगेन यूपी की। तो अगर हम फिर से अगर डिलिमिटेशन कमीशन बिठाएंगे तो अगेन इनको तो और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन फिर मिल जाएगा लोकसभा में, केरला का और कम हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, 84th अमेंडमेंट से, बीच में और भी डेवलपमेंट्स हुए, वी नीड नॉट डिस्कस दैट, जैसे 42nd अमेंडमेंट पहले हुआ था उसको बता दूंगा, लेकिन फाइनली जो याद रखना है वो ये है कि 84th अमेंडमेंट से इसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा, एक्चुअल अभी तक सिर्फ 4 बार ही बैठा है, ठीक है, 1952, 1962, 1972 एंड 2002, या फिर 2001 कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2011 के बाद जो भी सेंसस हुआ था ना, नहीं बैठा था डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि उससे पहले 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसने फ्रीज कर दिया था। तो 2026 तक के लिए इसको फ्रीज किया जा चुका है, कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। और किस ईयर के सेंसस के बेसिस पे ये डिलिमिटेशन या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, वो 86th अमेंडमेंट हमें बताया कि वो जो 2001 का सेंसस हुआ था ना, 2001 का, उसके बेसिस पे ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी। समझ आया आपको, ठीक है। 4 बार बना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कॉम्पोजिशन इसका बता देता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ठीक है। इसमें होता यह है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है,
रिटायर्ड ये पूछेगा नहीं आपसे, बस सुन लो, ठीक है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और जिस भी स्टेट का हो रहा है तो वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। बस ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ध्यान इन दी सेंस कि लिखना नहीं है, बस सुन लो इस चीज़ को। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको आर्टिकल नंबर 82 में किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक। 26 के बाद हाँ 84 ने बोला था 1991 के सेंसस के बेसिस पे। मैंने आपको इसीलिए बोला कि बीच में बहुत डेवलपमेंट हुए थे, वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं उसी में तुम कंफ्यूज हो जाओ कि 1991 की 2001 थी कि 2026, 42nd अमेंडमेंट की 84th अमेंडमेंट। तो क्लियरली मैंने बता दीजिए, जो आपको फाइनल याद रखना है बस। अभी तक तो इससे मैंने क्वेश्चन जनरली स्पीकिंग नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अभी आर्टिकल नंबर 83। दिस डिस्कसेस अबाउट ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की, दो संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। तो संसद में कितने सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा को, या फिर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा को, ठीक है। कुछ देखा तो नहीं किसी ने, ठीक है। तो राज्यसभा को, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो ड्यूरेशन होता है, राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है, तो आगे बढ़ते हैं अभी आर्टिकल नंबर 83। दिस डिस्कसेस अबाउट ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की, दो संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। तो संसद में कितने सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा को, या फिर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा को, ठीक है। कितने सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा को, या फिर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा को, ठीक है। कुछ देखा तो नहीं किसी ने, ठीक है। तो राज्यसभा को, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो ड्यूरेशन होता है, राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है वो होता ही नहीं, मतलब राज्यसभा जो है हमारा परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि स्थायी सदन होता है, इसका मतलब ये कभी डिजॉल्व नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि पानी लाया और इसमें घोल दिया, इसको डिजॉल्व कर दिया, नहीं। लोकसभा को, हाँ, लोकसभा को आप पानी लाइए, ठीक है, इसको मिलाइए और घोल दीजिए, ये घुल जाएगा। लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता। इसका मतलब पहले बता चुका हूं कि भंग का डिजॉल्व का मतलब ये होता है कि पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। राज्यसभा में इस तरह से ऐसा नहीं कि एक साथ आया राम और एक साथ गया राम, ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आता है 1/3 आया राम और 1/3 गया राम। एवरी 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी सेकंड ईयर, और रिटायर आफ्टर एवरी सेकंड ईयर, ठीक है। रट्टा मार लो इसको सीधे, ठीक है। और इस हिसाब से अभी मैं बताता हूँ, समझा भी देता हूँ। इस हिसाब से जो मेंबर हुए, ठीक है, मेंबर्स हुए, उनका टर्म हो गया, मेंबर्स हो गया, उनका टर्म हो गया 6 साल का। अब समझ लो, ये रट्टा मारना है, ठीक है, ये रटना है। अब समझ लो इसको कैसे क्या होता है, ये क्या 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। देखो जैसे क्या आता है कि हर 1/3 मेंबर को 2-2 साल में इलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 2020 में किसी को इलेक्ट किया गया, ठीक है। यहाँ 2022 में 1/3 लोगों को इलेक्ट किया गया, और यहाँ पे 2024 जो इस साल होगा, मान लेते हैं 1/3 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, एक तिहाई, ठीक है। और हर मेंबर का टर्म 6 ईयर्स होता है। तो भाई 2020 वाला कब रिटायर होगा, 2026 में। 2026 मतलब 2024 के 2 साल बाद, एवरी सेकंड ईयर। 2026 के बाद आप कब रिटायर होंगे, 2028 में। कौन, 2022 में जो आए थे, 2024 वाले 2030 में रिटायर होंगे, यानी कि हर सेकंड ईयर में, हर दूसरे साल में जाना लगा रहता है और आना भी लगा रहता है, ठीक है। तो 6 साल का इनका टर्म होता है। राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता है, मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल का। और ये भी चीज़ जो है ना, संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने अब जैसे जो पहली हमारी राज्यसभा बनी होगी, तो उसमें तो सभी एक साथ आए होंगे, तो उनका कैसे क्या होगा, किसको 6 साल में, अगर सबको 6 साल में बजाएंगे तो फिर से राज्यसभा पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो नहीं सकती है। तो ये लॉटरी बेसिस पे किया गया था सबसे पहली बार में। डिजॉल्व की अगर बात करेंगे, लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, इसका मतलब है लोकसभा का जो ड्यूरेशन होगा वो 5 साल का होगा, लोकसभा का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होगा, और यहाँ के मेंबर्स का भी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स का होगा। बट ये मैक्सिमम 5 ईयर्स है, मैक्सिमम, यानी कि इससे कम भी हो सकता है एक ही साल हो सकता है एक दिन हो, बिल्कुल हो सकता है 13 दिन में सरकार गिरी है। हमने देखा था जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन में सरकार गिरी थी। कैसे गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया। जैसे पाकिस्तान में भी इमरान खान के साथ यही हुआ कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार गिर गई, ठीक है। तो कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है, तो अगर लोकसभा का जो ड्यूरेशन है, लोकसभा का जो ड्यूरेशन है कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन केस। कोई बता सकता है कौन सा केस है, ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन केस। और वो वन केस क्या है, वन केस है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ही एक जो है केस है जहां पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं 1 साल के लिए, मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपातकाल लगा और लोकसभा को डिसॉल्व होना था, तो यहाँ पे जब इमरजेंसी में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है, कितनी टाइम तक भी हो सकती है। सर आपातकाल खत्म ही नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा ही आपातकाल, जो कि रेयर होता है, ठीक है। 3 बार हमारी इमरजेंसी लगी, सारी चीजें देखेंगे। तो कितनी बार जब तक इमरजेंसी चली तब तक एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन हर बार 1 साल के बाद वो परमिशन लेनी होगी हाउस से। घुमा फिरा के इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। बट कोई ऐसा डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, बट 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो कम हो सकता है उसका ड्यूरेशन। ऑलराइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता लिखी हुई यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन अभी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो लिखा है कि सिंपल वही सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर जिसका भी देखा है, सब यही हमने देखा है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि एज को लेके है कि एज, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में अभी मैं आपको बताया भी था, अब ये देख लो 25 साल न्यूनतम आयु है, और राज्यसभा में कितनी है, 30 साल है।
ठीक, जरा बताइए राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? और तीसरा है कि उसको शपथ लेना है, हाउस में आने से पहले शपथ लेना ये। और चौथा फिर वो मेंशन कर देता है पार्लियामेंट अपने हिसाब से भी कोई अदर क्वालिफिकेशन भी डिटरमाइन कर सकता है। ठीक, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट लाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसमें कि उसने कुछ अदर क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन करी। डिस्क्वालिफिकेशंस अब हम नहीं देखेंगे बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे आर्टिकल में दी हुई, आर्टिकल 102 में हम उसको देखेंगे, अभी नहीं। ठीक, तो आरपीए 1951 में अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारी चीजें ऐड करी, जैसे कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का, तो ही शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन दैट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चुनाव लड़ना है तो उसमें रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर। जैसे कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो वहाँ के मुझे पोलिंग बूथ में मेरा नाम होना चाहिए, मतलब वहाँ का जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन 2003 में इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा दिया गया था राज्यसभा के लिए, मतलब कि अगर मैं यूपी का हूँ, रजिस्टर्ड यहाँ पे मेरा इलेक्टोरल रोल, यहाँ पे मेरा नाम चढ़ा हुआ है, मैं पंजाब से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। इस चीज़ को 2003 में खत्म कर दिया था। और जल्दी से बताएंगे किस अमेंडमेंट से खत्म किया गया था इस चीज़ को, जो आरपीए 1951 में जो चीज़ मेंशन है, आरपीए 1951 में जो पहले मेंशन था उसको हमने अमेंड किया 2003। ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया, जल्दी से बताएंगे। और अगर नहीं आता तो गेस भी कर सकते हैं आप जल्दी से, ठीक है, गेस भी कर सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट था। मैं आपको चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है आपके 20 सेकंड, 40 सेकंड, 44th या फिर आपका है 50 सेकंड। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। आरपीए का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप अपना अलग से भी डिटरमाइन कर सकते हो क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। 86 ओके, 87 ऑलराइट। अमेठी वायनाड अभी बताते हैं 50 सेकंड। इतने झापड़ खाओगे ना सबके सब हैं, ये वाली फीलिंग आ रही मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे, तभी मैं लगा के लाया था, मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे। गधों, आरपीए 1951 में तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डालोगे, ये एक्ट है पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। और जबकि मैं उस चीज़ को, तुम वीडियो को बैक करो फिर से, और मैंने जानबूझ के पिन पॉइंट करके बोला कि आरपीए 1951 में कौन सा अमेंडमेंट होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। एक्ट में तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दोगे हैं, क्यों? एक्ट में तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दोगे। अब जो अमेठी वायनाड कर रहे हैं वो बता देता हूं मैं। जैसे मोदी जी हैं, वाराणसी से भी चुनाव लड़ते हैं, गुजरात वाली भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी लड़ते हैं, ठीक है। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ते हैं और वायनाड से भी लड़ते हैं। तो बिल्कुल एक जो मेंबर है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। अगर 2 सीट पे कोई किसी का चुनाव हो जाता है तो उसको 1 सीट गिव अप करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कौन सी सीट से उसको रहना है, और अगर नहीं बताया विद इन स्पेसिफाइड टाइम तो उसकी दोनों सीट जाएंगी। अगर कोई लोकसभा राज्यसभा में दोनों में, ये चीज़ सुन लेना, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सीडीएस वालों को तो पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आप में कभी क्वेश्चन नहीं बना नहीं और शायद ही बन, बहुत रेयर चांस है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का लोकसभा राज्यसभा में दोनों में एक साथ चुनाव हो गया, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो उसकी राज्यसभा वाली सदस्यता चली जाएगी, राज्यसभा वाली चली जाएगी। अगर किसी का विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा या फिर हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों में चुनाव हो गया, तो बताना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी उसकी, ठीक है, क्लियर। तो समझ नहीं आया। और भैया हमने ये पूछा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये चीज हटाई गई थी, तो भैया एक्ट है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ी ना कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा आर्टिकल ये है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 सेशंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना एकदम। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लेना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा है ये और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेशन क्या होते हैं? सेशन होते हैं सत्र, हिंदी में बोलते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे सत्र, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 3 बिल पास हुए थे, है ना, 3 जो पुराने बिल से उनको रिप्लेस किया, आईपीसी, सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया। किस एक्ट से रिप्लेस किया गया? तो हमने देखा था कि जो, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो करंट अफेयर में बता चुका हूं, बट फिर भी रिपीट कर देता हूं कि भाई जो आईपीसी उसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता से, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल से रिप्लेस किया गया था। ये कब किया गया था? अभी कुछ ही दिन पहले किया गया था। और कुछ दिन पहले क्या चल रहा था? विंटर सेशन, जो अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी तो खत्म हो चुका है वो, आई थिंक 21 दिसंबर को उसको प्रोरोग कर दिया गया था। ये क्या होते हैं समझो। पार्लियामेंट के टोटल, इसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम 3 सेशंस होने हैं हर साल, 3 सेशन यानी 3 सत्र बुलाए जाएंगे जहां पे लोग आके डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, ठीक है, हुआ करेंगे। तो 3 सेशंस की अगर बात करें, है ना, अभी एक जो बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष है ना, वीडियो भी इनका खूब वायरल हुआ है अभी, ऊ करते नजर आ रहे हैं। तो 3 सेशंस जो होते हैं पार्लियामेंट में कुछ इस तरह होते हैं। एक तो होता है सबसे शुरुआत में साल के बजट सत्र, बजट सेशन, जो कब शुरू होता है, ये जैन एंड में शुरू हो जाएगा, जनवरी के आखिरी में शुरू हो जाएगा और ये लगभग चलेगा अप्रैल लास्ट तक या फिर 1 मई तक, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक रफली चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा सेशन यही होता है, ठीक है, सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट यही। देन होता है हमारा मॉनसून सेशन, जुलाई में बैठता है और जुलाई से अगस्त तक बैठता है,